अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं लेक्चर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमें क्या क्या काम करना पड़ता है और कैसे हम क्या प्रोसीजर है उसका, किस प्रोसीजर के तहत जो है ना हम प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप भी देखें, इसके दो मोड्स हैं, एक हम बाय वॉलंटियर है, एक बाय इनवॉलंटियर है। यानी कि एक बायर ख़रीद रहा है और एक सेलर बेच रहा है, अपनी मर्ज़ी से अपनी विल से जो बेच रहा है। तो उसके ज़रिए जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसको हम बाय वॉलंटियर कहेंगे। दूसरा है जी बाय इनवॉलंटियर। आफ्टर डेथ जो है ना प्रॉपर्टी किसी के नाम लगती है तो उसको बाय हम कहते हैं। उसमें किसी मर्ज़ी नहीं होती, बाज़ारी बात है, किसी का वालिद फौत हो गया तो उसके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसके बेटे के नाम होगी, तो इसको ये बाय इनवॉलंटियर होगा। हम जो डिस्कस करेंगे वो आज बाय वॉलंटियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि सेलर की कैपेसिटी क्या है, कि वो लीगल कैपेसिटी है कि नहीं है, मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेच रहा है या वो उसका रियल ओनर है। इस सारा कुछ हमने देखना है। तो उसके लिए फिर हमें फ़र्द बैह चाहिए होती है। दूसरी काम हमने ये करना है कि हमें फ़र्द बैह चाहिए होगी। फ़र्द बैह ये होती है, इसको सेल बैह कहते हैं, सेल को सेल करने वाली बैह। ठीक है, फ़र्द मलकियत जो होती है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, फ़र्द मलकियत, फ़र्द बैह और भी हैं, लेकिन मैं आपको ये जो कॉमन है वो बता रहा हूँ। इसमें फ़र्द मलकियत जो होती है ना, वो तो अगर कोई आपकी ज़मीन है वो लीज़ पे है या प्लेज पे है तो तब भी फ़र्द मलकियत जो है ना वो जारी हो जाएगी। लेकिन फ़र्द बैह जो है ना वो तब जारी होगी जब वो रियल ओनर होगा। किसी भी प्रॉपर्टी का कोई रियल ओनर है तो उसको फ़र्द बैह तब जारी होगी। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। फ़र्द मलकियत जो होती है कि इफ़ यू कैन गेट दिस फ़र्द इफ़ प्रॉपर्टी इज़ ऑन लीज़। फ़र्द मलकियत जो है ना अगर लीज़ पे प्रॉपर्टी है तब भी आपको मिल जाएगी, और अगर प्लेज पे है तब भी आपको फ़र्द मलकियत मिल जाएगी। लेकिन इसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो लोग नहीं, फ्रॉड होता है इसीलिए होता है कि लोग फ़र्द मलकियत पे चीज़ जो है ना वो ख़रीद लेते हैं। जब भी आपने जाना है तो फ़र्द बैह लाजमी आपने लेनी है ताकि आपको पता चले कि इसका जो है रियल ओनर कौन है। ठीक है, दो फ़र्द इस थ्रू दिस फ़र्द इस मलकियत नो वन कैन सेल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई इससे प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये फ़र्द मलकियत के ज़रिए हम नहीं काम कर सकते इससे। लेकिन जो फ़र्द बैह है, फ़र्द बैह इज़ अ सर्टिफिकेट दैट देयर इज़ नो हर्डल और बार ऑन लैंड इज़ नॉट प्लेज और लीज़। अब हमें जो है ना फ़र्द जब बैह हमें हासिल हो जाएगी ना तो उसका ये मतलब होगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई रुकावट नहीं है, ना ये लीज़ पे है, ना ये प्लेज पे है, ना इस पर कुछ स्टे ऑर्डर दिया रहा है। जब भी किसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होता है ना, ये आप बात लाजमी नोट कर लें कि जब भी किसी प्रॉपर्टी में जब डिस्प्यूट होता है, कोई केस चल रहा होता है या कोई स्टे ऑर्डर चल रहा होता है उस पर, तो फिर स्टे ऑर्डर की कॉपी जो है ना वो जाके पटवारी को दे देता है। तो फिर वो पटवारी जो है ना फ़र्द बैह जारी नहीं कर सकता। फ़र्द बैह तभी जारी होगी जब उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, जब उस पर कोई हर्डल नहीं होगी, जब उस पर कोई स्टे नहीं होगा, जब वो लीज़ पे नहीं होगी, जब वो प्लेज पे नहीं होगी, तो तब जो है ना हमें मिल सकता है फ़र्द बैह तब भी मिलेगी हमें। ठीक है, अगर लीज़ पे है कोई केस है तो हम फ़र्द बैह नहीं हासिल कर सकते। उसके बाद है फ़र्द बैह जब हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पॉइंट, कि जब भी उसकी स्टे की कॉपी आपको मिल जाएगी वो अपने पटवारी को दे देनी है ताकि वो आगे फ़र्द बैह जारी ना कर सके। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश जो है ना फ़र्द बैह हासिल करनी है। सिर्फ उस पर नहीं रहना आपने, जो सेलर है कि उसने फ़र्द बैह दे दिया, आपने उसके जाके रिकॉर्ड एक दफ़ा चेक करवाना है जाके पटवारी से, जो भी है उससे रिलेटेड अथॉरिटी है, तो उससे आपने जाके उसको कहना है मुझे ना फ्रेश दे, तो ताकि पता चले कि इसकी पूरी लिस्ट आ रही होगी, फिर इसमें कहाँ से चला, कौन ख़रीदार था, कौन बायर था, तो सारा फ़र्द बैह से पता चलता है। तो रियल ओनर जो है ना वो फ़र्द बैह जो है ना हासिल कर सकता है। हमें फ़र्द बैह पता चलेगा कि ये रियल ओनर है इस प्रॉपर्टी का, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द बैह से पता चल सकता है कि ये रियल ओनर है। फ़र्द मलकियत से आपने प्रॉपर्टी कभी नहीं ख़रीदनी है। हमेशा जब भी ख़रीदनी है फ़र्द बैह लेनी है और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी है। उसके बाद हम करते हैं जी 5वां पॉइंट है इसका वैल्यूएशन। जब सारा कुछ हमने फ़र्द बैह हासिल कर ली
उसके बाद हमने वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करनी है। डीसी रेट जो है ना, ये आपने मालूम करना है। ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जब आप जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाके आप यहाँ ये सारा आपने फॉर्म फिल करना है इसका। जब नीचे ये इस ग्रीन पे क्लिक करेंगे, या आपको जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। जब इस लिखेंगे, नीचे बटन प्रेस करेंगे तो आपको डीसी रेट, हर इलाके का अलग अलग डीसी रेट होता है, तो वो आपको डीसी रेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डीसी रेट के ज़रिए जो है ना, ये डीसी रेट निकालना होता है हमें। डिप्टी कमिश्नर रेट इसको कहते हैं हमने। फिर डिप्टी कमिश्नर रेट के ज़रिए जो है ना, फिर हम करते हैं कि सारे टैक्स जो होते हैं ना, ये हमने पे करने होते हैं। अब फाइलर के लिए जो है वो अलग टैक्स होता है, और ये सारे फिर टैक्स हमें पे करने पड़ते हैं। ये सारे जो है ना, ये टैक्सेस हैं जो कि हमें देने पड़ेंगे। अब पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में सीजीटी जो कैपिटल गेन टैक्स था वो ख़त्म कर दिया था इमरान खान ने। तो उसके बाद जो है अब नई गवर्नमेंट आई है, इसने फिर सीजीटी फाइलर के लिए 2% है और नॉन फाइलर के लिए 4% सीजीटी कर दिया। यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4 लाख रुपये आपको ये सेलर को देना पड़ता है। तो 4 लाख रुपया जो है ना, वो उसको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद FBR की जो है, बायर की फ़ीस जो है वो 2% सेलर के लिए, 7% जो है ना अब नॉन फाइलर के लिए कर दी है इसने। स्टैंप ड्यूटी और 1% जो तहसील ऑफिस और टाउन कमेटी की फ़ीस होती है 1% वो देनी पड़ेगी आपको। स्टैंप ड्यूटी जो है ये 1% है, और स्टैंप ड्यूटी 2 फाइलर के लिए 2% है। ये सारे जो है ना, ये आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, और ये सारे टैक्सेस चेंज होते रहते हैं। ये जो है जब भी बजट आता है उसके बाद जो है ना, ये चेंज हो जाते हैं, तो ये बदलते रहते हैं। आपने जब ज़मीन खरीदनी होगी, आपके उस वक्त का जो डीसी रेट होंगे, उसके बाद जो टैक्सेस होंगे, वो सारे जो है ना वो इधर अप्लाई होंगे। जितने % बढ़ चुके हैं, ये अभी लेटेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ इसकी। लेकिन जब आप साल बाद 2 साल बाद जब भी खरीदेंगे प्रॉपर्टी को, उस वक्त जो टैक्सेस होंगे तो वो उस वक्त के वो काम वो चलेंगे, फिर वो शामिल होंगे बीच में। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद आपने एक परचेज़ करना है स्टैम्प पेपर, और उस पर सेल डीड जो है ना, आपने वो स्टैम्प पेपर पे राइट करवानी है। ये किसी भी अच्छे से स्टेनो से वो जो है ना, आप वो जो टाइप करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही पॉइंट्स इसमें बहुत ही काम के पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारे जो है ना आपने इसमें लिखने होते हैं। जब आपका सारा स्टैम्प पेपर तैयार हो गया, सारी ड्यूटी सारा कुछ तैयार हो गया, तो उसके बाद जो है ना आपने उसको रजिस्ट्रार के पास लेके जाना है। तो रजिस्ट्रार जो है ना, उसके सामने सारी स्टेटमेंट्स होंगी। सेलर से पूछेगा, भाई आपने जो है, आपको प्रेशर तो नहीं था आप पे बेचने का कोई ज़मीन को? तो ये सारा जो है ना, वो सारा बायर से पूछेगा, आपने सारी पेमेंट ले ली है? दे दी है पेमेंट इनको, सारी ज़मीन आपने ले ली है? ये सारा कुछ स्टेटमेंट होती हैं उनकी, बायर से सेलर की स्टेटमेंट होंगी। तो इस तरह से बाद में उससे जब ये सारी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, तो रजिस्ट्रार जो है ना विल रजिस्टर द सेल डीड, वो सेल डीड को रजिस्टर कर देगा। तो इसको भी हम रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब जब सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई, तो उसके बाद हमने जाना है तहसील ऑफिस या पटवारी के पास उसकी म्यूटेशन और इंतकाल के लिए। रजिस्ट्री के बाद आपने उसको इंतकाल भी करवाना है, म्यूटेशन भी करवानी होती है। तो उसके बाद जब आपने इसका म्यूटेशन या इंतकाल हो जाएगी, तो फिर आप उसके रियल ओनर बन जाएंगे। द म्यूटेशन आफ्टर द म्यूटेशन और इंतकाल यू विल बी द रियल ओनर ऑफ द लैंड और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो सोसाइटीज़ होते हैं, सोसाइटीज़ वाले तो ज़्यादातर अपनी सोसाइटीज़ में ही जो हैं वो इंतकाल वगैरह करते हैं, उनका अपना प्रोसीजर होता है। ये आम दूसरी भी जो हैं, बाकी मैं ज़मीनों को बता रहा हूँ, तो उसमें इस तरह का होता है, ये सारा प्रोसीजर होता है। इसमें ये हमें सारे टैक्स देने पड़ते हैं, इतनी डीसी रेट होता है ये। तो इस तरह से जो है ना, हमने सबसे पहले आपको बताया कि बस इसमें फ़र्दे बै आपने लेनी है, एक सेल डीड तैयार करनी है, सारा कुछ लिख के उसमें। तो उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने आपने ले जाना है उसको, सेल डीड को। रजिस्ट्रार जो सबकी स्टेटमेंट लेगा और उसके बाद उस सेल डीड को रजिस्टर्ड कर देगा, उसको आप रजिस्ट्री कर लेंगे। जब आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, तो उसके बाद जो है ना आपने उसको पटवारी के पास लेके जाना है म्यूटेशन और इंतकाल के लिए। जब म्यूटेशन और इंतकाल आपके नाम हो जाएगा, तो आप उसके रियल ओनर बन जाएंगे प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये था प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये डॉक्यूमेंट फाइल मैं साथ अटैच कर दूंगा, जैसे मेरी सारी वीडियोज़ में सारी फाइल्स अटैच होती हैं, तो मैं ये भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी इसमें से अगर अपनी कोई चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा आप देख लें इसको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।